हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का ईएम वेव का जो टॉपिक था वो पूरा लगभग डिस्कशन हो गया है ना। तो ईएम वेव से रिलेटेड लास्ट में हम जो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको सारी सारी जितनी वेव्स थी उनके नंबर ऑफ जो यूजेस थे वो बता दिए थे, है ना। कभी कभार एग्जाम में कोई सीक्वेंस से पूछ लेता है, मतलब मिलाने के लिए पूछ लेता है कि कौन सी वेव का यूज कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि हम 2-3 क्वेश्चन डील करने के बाद और फिर जो हम लोग का जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है, जैसे मान लो इंडक्शन में जो टॉपिक बचे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो टॉपिक बचा है मोशनल ईएमएफ का, तो वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक छोटा है और जितनी भी चीज़ें थी या लास्ट ईयर के जो आप क्वेश्चंस देखेंगे तो हमने वो सारे डिस्कस कर दिए, है ना। तो देखो, केवल यूजर्स देखने के बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ठीक, हमने सारे के सारे यूज तो आपको बता ही दिए थे, है ना। सबसे पहले हमने आपको स्पेक्ट्रम बता दिया था, किसका? फ्रिक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम, जो कहता था कि सर ये है रमी और ये है सर लक्स और ये है सर गामा। ठीक, आर से हो रहा था सर कौन सा? रेडियो वेव। एम से हो रहा था माइक्रोवेव। आई से हो रहा था सर इंफ्रारेड। एल से हो रहा था सर लाइट वेव। यू से आ रहा था अल्ट्रा वायलेट। एक्स से आ रहा था एक्स रे। और गामा से आ रहा था गामा रेज, है ना। ये कैसे उत्पन्न होती हैं? अब जैसे इसके लिए तो ये मैंने फ्रिक्वेंसी आपको बता दी थी, ये क्या था? फ्रिक्वेंसी का बढ़ता क्रम, यानी कि इनकी भेदन क्षमता क्या है? ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी हो जाएगी? गामा की। ये कैसे कैसे बन रही थी वो भी मैंने डिस्कस कर दिया था। जैसे रेडियो वेव था, माइक्रोवेव था, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहे थे संचार में, मतलब टीवी में, रेडियो में, जितनी भी व्यवस्थाएं थी वहाँ। अब देखो, ये एम की बात करो तो ये माइक्रोवेव था। माइक्रोवेव कहाँ कहाँ यूज हो रहा था वो पिछले लेक्चर में हमने सारा डील कर लिया था। ठीक, अब यहाँ अगर हम लोग सीधा क्वेश्चन लेते हैं तो देखो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, जरा ध्यान से देखिए और फिर इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। देखो, इतनी बात तो क्लियर है कि रेडियो वेव है, गामा रेज है, माइक्रोवेव है और एक्स रे है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। और अगर आवृत्ति की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? तो लास्ट वाली रेज की, जिसको बोलते हैं हम गामा रेज। जिसको बोलते हैं क्या हम? गामा रेज। तो गामा रेज की आवृत्ति मैंने वहां कल लिखाई थी कि 10⁻20 से आगे, है ना। और उसके जस्ट पहले हमने बोली थी तो वो क्या थी? रमी। ये के बाद एक्स के बाद ये था ना। तो सोचो, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ही कंटेन कर रहा होगा कौन? गामा रेज। और सबसे कम कौन सी वेव कर रही होगी? तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो आप कहोगे ये होता है आर एम आई और ये एल यू एक्स, ऐसे ना। तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो आवृत्ति कम होगी, है ना। और यहां पे कल जब हम डील कर रहे थे तो देखो सबसे कम इनमें कहां पे दी हुई है? सर रेडियो वेव की बात करो तो ये फ्रिक्वेंसी 5 × 10⁻5 से 10⁻9 है, यानी कि ये सबसे कम है। उसके बाद अगर बात करो तो आती है माइक्रोवेव। उसके बाद करो तो आती है इंफ्रारेड, फिर लाइट, फिर अल्ट्रा, फिर एक्स और फिर गामा। तो सबसे कम किसकी हो गई? इसी की। तो अगर हम रेडियो वेव ही जानते हो तो ए की वैल्यू किससे हो जाएगी? 4 से। ए की वैल्यू किससे? 4 से। क्या कोई और ऑप्शन दिया था? ठीक। दूसरा वो कह रहा सर गामा रेज, हमको पता गामा रेज की सबसे ज्यादा होती है। अब अच्छा, इनमें सोच के बताओ, यहाँ ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन तो है नहीं कि एक को एलिमिनेट करना है, मतलब थोड़ा और सोचना है। तो गामा रेज की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा होती है फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ पे होल्ड कर रही है? तो आप कहोगे 3 × 10⁻18 से 5 × 20⁻12। ठीक। तो क्या हो जाएगा? बी का आपका कितना मान लो? 3। बी का कितना? देखो ये दिया है बी का 3। फिर क्या है? माइक्रोवेव। तो रेडियो वेव के बाद ही तो माइक्रोवेव आता।
और माइक्रोवेव सेकंड नंबर पर है। मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कुछ ज़्यादा होगी, वो तो डेफिनेटली ज़्यादा वाली चीज़ चली रही है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो माइक्रोवेव की इससे कुछ ज़्यादा होगी, तो कहाँ ले लें इसको, ये। तो सी का कितना हो गया, 2, और डी का क्या हो गया, 1। ठीक, तो देखो यहाँ रटना भी नहीं पड़ा। और देखो अगर हमको केवल यही आता कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो हमने आराम से एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, करिए इसको ट्राई। जैसे ही ये 7 वेव आए, आपकी पूरी की पूरी स्लाइड खुलनी चाहिए कि अल्ट्रा वायलेट कहाँ सर, यूवी, आरओ, हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बताया था ना। अल्ट्रा वायलेट सर रेज सन से खतरनाक होती हैं बॉडी के लिए, और प्रकृति ने हमको दी है ओजोन लेयर, जो क्या करती है, पूरी अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, नहीं तो हमारा जीवन मुश्किल में आता। अब इंफ्रारेड, तुरंत सर इंफ्रारेड अवरक्त, हीट वेव, ऊष्मीय तरंगें। तो नॉर्मली हम एक सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट टाइप की चीज़ें क्रिएट करने के लिए किन का यूज़ करेंगे, इंफ्रारेड का। और कौन सा, नाइट विजन टेक्नोलॉजी, विजन नाइट में देखने के लिए इंफ्रारेड। और सर कौन सा, जो चालान काटते हैं वो भी यही यूज़ करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, है ना। और कहाँ सर, दुश्मन देश है, वहाँ से अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, इंक्रोचमेंट टाइप की चीज हो रही है, तो भी कौन सी टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड वेव का। ऐसे ये माइक्रोवेव सूक्ष्म, तो एक तो माइक्रोवेव ओवन, उसके बाद कल बहुत डिस्कस हुआ था रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अब वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो नज़दीक में यदि उनके कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट उनसे दूर जा रहा, तो वहाँ कौन सी वेव यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव। और कौन कौन से यूज़ बताए थे, सब याद कर लीजिएगा। फिर रेडियो वेव, तो रेडियो वेव तो पहले ही नंबर पर है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, सबसे कम। वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा। तो उन्हीं को सोचिए और फिर बताइए। इतना सब मैंने बोल दिया, तो देखो उसी के हिसाब से आप देखो। सर टेलीविज़न एंड सेलुलर फोन्स, ठीक, इसके लिए तो आपने बताया था रमी के हिसाब से रेडियो वेव, ठीक है। दूसरे की बात करो तो आपने बताया था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कहाँ, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हम विद द हेल्प ऑफ रडार आगे की प्रोसेसिंग करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम कौन सी वेव यूज करते हैं, तो आप कहोगे माइक्रोवेव, ठीक। अब सपोज करो और पता ही ना हो, जैसे देखो मैंने तो ये बोल दिया आर्मी के पर्पस के लिए सैटेलाइट में यूज होती है, या चेकिंग मिनरल सैंपल यूज करते हैं कि कोई मिनरल सैंपल क्या है, उसको चेक करने के लिए इन दोनों का ही यूज करते हैं, है ना। और मान लो हमको केवल यही पता, हमको केवल यही पता, तो बताओ सी का 2 कहाँ दिया है, एक तो सर ये दिया और एक ये दिया। फिर डी का 3 दिया, तो डी का सर यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ दिया है 1। तो बताओ इसी से एलिमिनेट करके हमने आंसर क्या निकाल दिया, ये, ठीक। तो जितना बेहतर आप यूज पढ़े होगे, यहां रखे होगे, आप एलिमिनेट आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये था, तो ए का चौथा, तो आप कहोगे अल्ट्रावायलेट का कहाँ यूज, चेकिंग मिनरल सैंपल। और बचा कौन सा था हम लोग का, इंफ्रारेड, तो अभी हल बताया, आर्मी पर्पस में यूज होता है ना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कल मैंने बताया भी था, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो हम रेज का यूज करेंगे वो कौन सी रहेगी, कौन सी रहेगी, इंफ्रारेड, ठीक है। आर्मी पर्पस के लिए ये हो गया। बताइए, ये कह रहे हैं कि ये कुछ हमको फीचर दिए हैं। अब डेफिनेटली सी बात है कि ये जो स्पेक्ट्रम में 7 वेव्स हैं, उन्हीं में से वेव्स जो आ रही हैं उन्हीं के ये उपयोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको केवल ये देख के बताना है कि कौन कौन सी रेज होंगी जो यहाँ पे इन दिए गई प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगी या उपयोग को फॉलो करेंगी, ठीक। तो देखो, मान लो, मान लो हमको ये है, मान लो उपग्रह संचार में काम आता है, ठीक। उपग्रह सैटेलाइट कम्युनिकेशन में याद आता है।
फिर ये क्रिस्टल की संरचना, तो क्रिस्टल भाई उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो मॉडल है वो किस टाइप का है, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं। फिर ये रेडियो एक्टिव नाभिक के क्षय के दौरान उत्सर्जित विकिरण, ठीक, मतलब कोई न्यूक्लियस है, वहां से रेडिएशन निकल रहा होगा, और वो रेडिएशन किस वेव का निकल रहा होगा हमको यहाँ पे ये बताना है, ठीक। फिर आप कह रहे हो ये तरंग दैर्ध्य है 390 से 770 एनएम की, नैनोमीटर की, और आपको बताना है ये कौन सी होगी, ठीक। और फिर दिया है कि ओजोन की परत द्वारा सूर्य के प्रकाश द्वारा सोख ली जाती है, ठीक है। और फिर लास्ट कह रहा है जो तीव्र तापन प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है, तीव्र तापन उत्पाव तीव्र तापन प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक। तो हम यहाँ इनमें से कौन कौन सी चीजें जानते हैं, ठीक। तो देखो सेटेलाइट, देखो वहां हो रहा था आर्मी, आर्मी यूज कर रही थी ना, तो वो तो चीज अलग है, इंफ्रारेड। बेसिकली जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन, देखो ये है उपग्रह संचार, यहाँ पे जो यूज होती है वो कौन सी, सेकंड नंबर वाली, एक को बोलते हैं हम सबसे पहले रेडियो, उसके बाद क्या आती है, माइक्रो। तो यहां कौन है, माइक्रो। अब क्रिस्टल की संरचना के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो देखो आप कह रहे थे कि ठीक, यही तो कह रहे थे। तो देखो एक्सरेज है और यू, अल्ट्रावायलेट है और एक्सरे है, तो देखो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि देखो ये भी क्रिस्टल की संरचना के लिए, और गामा भी हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन जब मिलेगा हम उससे चेक करेंगे। फिर कह रहा है रेडियो, तो कहीं पे भी सर न्यूक्लियस वाली चीज आ जाए, इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो हैवी है, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या कर रहा है, रेज को निकाल रहा है ना, मतलब कहीं नाभिक वाली चीज आएगी तो सीधी सी बात है कौन सी रेज निकलेगी, वो निकलेगी अपनी गामा, वो कौन सी निकलेगी, अपनी गामा। तो इसका तो मुझे पता है कि कौन सी निकलेगी सर, ये गामा, ठीक है। अब देखो ये दिया है ये दिया, तो तरंग दैर्ध्य दिया है ना, तो हम तो केवल यही फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर एच न्यू, है ना। और लास्ट में अगर इसी को E बराबर एच सी अपॉन लेमडा करें तो, है ना। और देखो लेमडा मैंने आपको बताया है, लेमडा मैंने आपको बताया, तो क्या आप सी अपॉन लेमडा नहीं निकाल पाओगे, और एच की वैल्यू भरोगे कितनी, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक। और वहां से देखोगे कि ये यहां से यहां तक इसका कोई एवरेज निकालना, मतलब ये जो लेमडा है इनका एवरेज निकालना, यहां पे वैल्यू रखना, और फिर डिसाइड करना कि किसका ज्यादा है किसका कम, ठीक, मतलब ये कहां पे ये वेरी करेगी, ठीक है। फिर ये ओजोन, तो ये तो देखो सिंपल है, इसको तो बोलते हैं हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब। अब वो कह रहा है तीव्र तापन प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक। तो इंफ्रारेड ऊष्मीय तो होती है, लेकिन क्या तीव्र तापन प्रभाव उत्पन्न करती हैं, तीव्र तापन प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो तीव्र वाली चीज तो आपने डिस्कस नहीं की थी, मतलब इंफ्रारेड तो नहीं होगा। अब रेडियो वेव तो एस एल सी 2 लित्र से बन रही थी, तो वहां एल रेडियो वेव भी नहीं, माइक्रोवेव भी नहीं, इंफ्रा अभी आपने बताया है ना, लाइट वेव तो सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब उत्पन्न होती है ना, क्लियर बात। तो ये लाइट हुआ, फिर क्या आया, अल्ट्रावायलेट, फिर क्या आया, एक्स, फिर क्या आया, गामा। तो एक्स का तो आपको बताया, बहुत हाईली काइनेटिक एनर्जी लिया हुआ इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल से टकराएगा तो वहां पे जनरेशन किसका हो जाएगा, एक्स रेस का, तो एक्स नहीं हुआ। गामा का मैंने अभी आपको नाभिक बता दिया, नाभिक था, अनस्टेबल था, उसने क्या किया, रेस को निकाला। तो बच कौन गया यहाँ पे, केवल अल्ट्रावायलेट। क्या बच गया, अल्ट्रावायलेट। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो तीव्र तापन प्रभाव उत्पन्न करेगा वो कौन होगा, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो ये थे यूजेस, ये यूजेस थे जो हमने देख लिए। अब आपकी बुक्स में जो भी दिए हुए हैं उनको आप लगाना, इक्का दुक्का अगर कहीं कुछ छूटा होगा तो वो ही रह गया होगा, बाकी यूजर्स हमने जितने थे वो सारे देख लिए, ठीक है। देखो देखो ये देखो ये एक ध्रुवित तरंग का चुंबकीय घटक दिया है,
इतनी बात है। अब वो कह रहा है आप प्रकाश की तीव्रता निकालो, आप प्रकाश की तीव्रता निकालो, मतलब आप कह रहे हो कि इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लो। और हमको क्या दिया है, बी एक्स दिया है। यहां क्या होता है, बी एक्स बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स। अब देखो ये तो भैया वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, कौन सी वाई डायरेक्शन में, माइनस के वाई डायरेक्शन में। और हमको इंटेंसिटी पता करना, हमको इंटेंसिटी पता करना, तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं ना। जैसे एक फॉर्मूला तो है भाई साहब ई बी, और ये होता है म्यू नॉट होता, फिर यही क्या आ जाता है ई नॉट बी नॉट, ये होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये क्या निकल आता है म्यू नॉट। ठीक है, और देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स या के वाई वाली जो चीज है वो तो क्या होता है हाफ, वो क्या रखता है हाफ। तो यहां जो वैल्यू आती है वो आती है ई नॉट बी नॉट अपॉन टू म्यू नॉट, यही आती ये आती। अब देखो वो हमसे हमको काय की वैल्यू दे रहा, वो दे रहा है सर बी नोट की, वो हमको किसकी दे रहा है बी नोट की वैल्यू दे रहा। तो इस ई नोट को हमको हटाना पड़ेगा, तो इस ई नोट को हटाने के लिए एक फॉर्मूला हम लगाएंगे। वो फॉर्मूला कहता है कि ई नोट अपॉन बी नोट इक्वल टू सी होता। तो ई नोट बराबर क्या मैं सी बी नोट रख दूं, तो यहां क्या हो जाएगा सी बी नोट, और देखो ये बी नोट है तो ये बी नोट हो गया, और इधर कितना हो गया टू म्यू नोट। ठीक है, ये कितना निकला है सी बी नोट का स्क्वायर, और ये कितना टू म्यू नोट। अब देखो सारी वैल्यू पता है, ई की वैल्यू उठा के रख देना यहाँ, बी की वैल्यू उठा के रख देना यहाँ, उसका स्क्वायर कर देना। सी की आपको पता है 3 × 10⁻8 होती है, म्यू नोट 4π × 10⁻⁻7 होती है। इनको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था जो सीबीएसई पीएमटी में आया था, वहां पे उसने बी एक्स की जगह जो दिया था वो क्या दिया था, मान लो ई एक्स, कुछ वैल्यू देखे, यहां पे मान लो 4 × 10⁻⁻6, और ये कर दिया था उसने साइन कुछ भी एक्स वाई जेड वैल्यू और प्लस के ओमेगा टी। तो ऑब्जर्व ये करना है कि हमको इंटेंसिटी वो पूछेगा, हम ई नोट के पर्सपेक्टिव में निकाल लेंगे या हम बी नोट के पर्सपेक्टिव में निकाल लेंगे, जो दिया होगा उसी को हम लोग अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है देखिए अब ये है, कुछ दिया है, इनके बारे में कुछ दिया है कि कहाँ यूज होता है या कहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, है ना। तो बोलोमीटर नाम आपने कहीं सुना होगा, फोटो सेल आपने कहीं नाम सुना होगा, जीएम काउंटर, और ये ठीक। तो कैसे ये उत्पन्न हो रही हैं, उनके उनका प्रोसेस दिया शायद ही, है ना, उनका प्रोसेस दिया। तो इनको आपको देखना है और फिर इनसे आपको उन दोनों को मैच करना है। क्लियर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी ऊर्जा हमको दे दी है सर, उसने ई की वैल्यू दे दी है, और वो कितनी दी है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैं इसको 15,000 कर दूं, ठीक है। अब वो कह रहा है ये स्पेक्ट्रम के किस भाग का सदस्य है, ठीक। तो अब यहां मुझे निकालना पड़ेगा, यहां पे हमको इंडिविजुअली स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जर्व में स्पेक्ट्रम में ये ई की वैल्यू आएगी। तो देखो ई बराबर अगर हम लोग क्या करेंगे एच न्यू, है ना। तो न्यू अगर हम निकाल लें, देखो यहां पे भर देना कितना 15,000, ये कितना हो जाएगा एच, और ये क्या हो जाएगा न्यू। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे कि नहीं, वो भी आपको सोचना है। और फिर यहाँ न्यू की वैल्यू निकालनी है। न्यू की वैल्यू निकालने के बाद आपको ये जज करना है कि वो न्यू की वैल्यू 10 जो भी है वो किसके नज़दीक में आ रहा है। जैसे 18 से 10⁻18 से हायर वाली जो चीज़ है
वो आती है कहाँ पे, तो आप कहोगे वो हमने पढ़ी है गामा में। ठीक, तो अगर वो आएगी तो क्या हो जाएगी, गामा। फिर उसके पहले कौन सी आती है, उसके पहले कौन आती है, एक्स आती है ना। तो अगर 10⁻6 से 18 के बीच में रहा तो कौन सी होगी, एक्स। कौन सी होगी, एक्स। तो इनको, इसको कैलकुलेट करके आपको इनका बताना है कि किस स्पेक्ट्रम का ये भाग होगा। ठीक है, ठीक है। बताइए। ये देखते ही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमको स्पेक्ट्रम दिया है, ठीक है। कौन सी यहाँ पे जो जोड़ी है वो क्या है, असत्य है। तो पता है आपको गामा, गामा कहीं दिख गया, नाभिक वाली चीज थी, नाभिक अनस्टेबल था, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा था। और वहां पे प्रोटॉन क्या थे, बहुत ज्यादा थे। जैसे यूरेनियम की बात करो, प्रोटॉन कितने थे, 92। तो जब प्रोटॉन प्रोटॉन है, रिपल्सन दे रहे हैं, अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे, रेज को निकालेंगे, बस इतना सा याद था। तो गामा रेज तो था, नाभिक की रेडियो सक्रिय था, बिल्कुल सीधी बात। फिर पराबैंगनी, तो देखो अल्ट्रा वॉलेट वाली चीज थी ना, है ना, अल्ट्रा वॉलेट वाली चीज। अब मान लो हमको ये नहीं आता, है ना। फिर देखो, ये था रेडियो वेव थी, चालक तार में शीघ्र, त्वरित और मंद, मंदित इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा था, रेडियो वेव यही तो थी। ठीक, क्या ऐसा था। अवरक्त में क्या परमाणु और अणुओं के मध्य में कंपन था, परमाणु और अणुओं के मध्य में कंपन था। बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। ये तो पता है कि भाई एक्सरेज में कूलिज नली का, अब एक्सरेज हमको पढ़ना नहीं है, वैसे एक्सरेज अलग से एक चैप्टर होता था, वहां पे एक्सरेज को बनाने के लिए ही एक कूलिज नली का वाली चीज थी। ठीक, तो ये तो ठीक था। इनमें से आपको पता करना है, इनमें से पता करना कोई कौन सा होगा। ठीक है, सोचिएगा इसको, फिर आप बताइएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए आप, त्वरित और मंदित इलेक्ट्रॉन, क्या त्वरित और मंदित इलेक्ट्रॉन वाली चीज थी रेडियो वेव में। अरे याद करिए पूरा एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन वाली चीज याद करिए, फिर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर याद करिए, और वो यहाँ पे अगर हमको एक इंडक्टेंस दिया है तो ये याद करिए, ये होता था ना क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी, और ये क्या हो जाता था, हाफ एल आई स्क्वायर, ऐसा कुछ होता था। ये चार्जिंग होता था, ये डिस्चार्जिंग होता था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता था या नहीं होता था, उसके आधार पर ये देखना आप। ठीक है, तो ये तो मे बी हो जाएगा। फिर ये सोचना, अवरक्त, इंफ्रारेड, परमाणु और अणुओं के कंपन। ठीक है, और क्लियर करना है इसको। ठीक है। देखो, विकिरण चिकित्सा में एक्स किरणों का उपयोग क्या होता है ना। तो बताओ, एक्स किरणों का वो एक्सरे हमको तो पता है, हमने तुरंत मार दिया क्या, टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए। क्यों, क्योंकि सर ये जो ऊतक है उनको तो एक्सरे भेद देती है, लेकिन हड्डी को भेद नहीं कर पाती, तो ये क्रैक का पता लगा लेती है। इतना तो मुझे पता था। अच्छा ये बताओ, कैंसर के उपचार में हम कौन सी रेस का यूज करते हैं, कौन सी रेस का यूज करते हैं। तो सर लास्ट वाली जो वेव थी, जिसको बोल रहे थे हम, कौन सी, गामा। तो गामा रेज का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कैंसर के उपचार में, कहीं नेचुरली जो चीज है वहां अननेचुरल टाइप की चीज हो रही हो, है ना,
तो वहां पे हम किसका, कैंसर के इलाज में यूज करते हैं। ठीक है, आरबीसी जो है ना वो ग्रोथ उनकी रोटेशन मतलब लगातार ना हो, इरेगुलर हो रही हो, तो हम किसका यूज करेंगे, है ना, किसका यूज करेंगे हम लोग, गामा रेज का। अब बताओ हृदय की रोगों का पता लगाने के लिए अगर मैं कहूं ईएम वेव में किसका यूज करते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि किसका यूज करते हैं। ठीक, ये रेडियोग्राही परिपथ में त्रुटि ज्ञात करने के लिए। ठीक, रेडियोग्राही कोई परिपथ है उसमें हमको एरर पता करनी है, तो किसका यूज करते हैं। ठीक, तो हमारी बात तो यहाँ केवल इतनी थी, तो आपने बता दिया। लेकिन अगर मल्टी ऑप्शन दिए होते और अगर 3 ऑप्शन सही होते, तब वो हमको पता लगता कि ए भी सही है, बी भी सही है, या ए बी और सी सही है, या बी और सी सही है ना। ठीक, तो ये एम्स टाइप में आते हैं, है ना। अब देखो, अब देखो कल मैंने जैसे बताया था कि रेडियो वेव, है ना, तो रेडियो का आविष्कार किसने, मार्कोनी ने। तो रेडियो वेव भी किसी की देन है, मार्कोनी, मतलब मार्कोनी पता करा क्या, कि रेडियो वेव। वैसे ही हमने बताया था कि देखो जैसे ये है, बैकरल है, जैसे रोंजन है, जैसे मैडम क्यूरी है ना, तो इनको तो नोबेल भी मिला था, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को, है ना। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, है ना। तो हमको बताना है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, एक्स किरणों को किसने खोजा था, तो आप कहोगे रोंजन ने, है ना। ये पता लगाना है कि हेनरी बैकरल जो थे उन्होंने बैकुरल किरणें खोजी थी, क्या होती हैं बैकुरल किरणें। ठीक है, फिर ये तो पता ही है, ये देखना है आपको वानले ने क्या किया था फिजिक्स में, कुछ किया था, उसको आपको डिकोड करना है। ठीक, इधर देखो, एक्स किरणें हैं, क्या हैं, ऋणावेशित हैं, धनावेश, ये भी इलेक्ट्रॉन का समूह धनावेशित है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है एक्स रेज। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सब। ठीक, तो ये सारे हमने देखो यूज देख लिए, जितने भी थे किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाइए, जितना लगाते जाएंगे आपका उतना परफेक्शन होता जाएगा। ठीक, हमको जो देखना था वो यहां था क्या, ठीक, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमको मोशनल ईएमएफ पढ़ना था। हमने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया था अपनी लास्ट की लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रो जो ये जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है ना। तो करते सारे के सारे वो प्रेरण वाली चीज थी। तो यहाँ हमको पढ़ना है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो, ठीक है, कोई रॉड हो, ठीक है, और वो किसी वेलोसिटी से अब वो वेलोसिटी दी जा रही होगी, तो वो किसी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलती है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो होगा क्या, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हर एक पेपर में इसके आते हैं। ठीक, तो इन्हीं को हमको देखना। अब अगर वो रॉड सीधी हो, मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो, इनसाइड, और ये रॉड कहाँ हो, एकदम स्ट्रेट, अब ये मूव कर रही हो, या यही रॉड अगर मैंने थीटा एंगल पे घुमा दी और अब वी वेलोसिटी से आगे बढ़ा दिया, तो अब सर रॉड की जगह क्या हो, एक तार, दो ये तार और एक, मतलब कोई लूप हो, वो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा हो, तो क्या होगा। ठीक, अब ये अगर लूप है और ये लूप अगर घूमे, तो भी फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो क्या होगा, है ना। अब अगर यही रॉड है तो इस रॉड को मैं घुमाऊं, अब अगर इधर से घुमाऊं तो दूसरी प्रोसेस है, और अगर इस मिड पॉइंट से घुमाऊं तो दूसरी प्रोसेस हो, या अगर इधर से घुमाऊं तो दूसरी। तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं किसके, मोशनल ईएमएफ के, है ना।
तो मोशनल ईएमएफ को हम लोग देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ये, ठीक है। तो अगर मैंने तुमसे कहा कि जैसे सर ये क्या है, रॉड है, ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लेंथ दी हुई है सर कितनी, आप कहोगे एल, ठीक है। अब इस रॉड को मैं वी वेलोसिटी से मूव कराता हूं, इस रॉड को मैं वी वेलोसिटी से मूव कराता हूं, तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ई है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले आप ये बताओ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्यों, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात तो होगी क्यों। तो आप कहोगे ये रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, तो पक्का इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, हम वेलोसिटी दे रहे हैं तो पक्का इलेक्ट्रॉन भी तो आगे बढ़ेंगे, मतलब इस पूरी रॉड में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो वेलोसिटी गेन करेंगे। और कभी भी कोई कोई चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है, वो फोर्स कौन सा होता है, लॉरेंज फोर्स होता है, और उसको क्या बोलते हैं, क्यू डॉट वी क्रॉस बी, क्या बोलते हैं, क्यू डॉट वी क्रॉस बी। और उसके लिए अगर हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें कि जो फोर्स होता है वो कहाँ निकलता, तो आप कहोगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर तुमसे कहा ये अगर इधर मूव कर रहा, ये इधर मूव कर रहा है ना, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन भी पहुंच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो करंट की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की दिशा की तो इधर होती है ना, इधर हुई। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना लगा। तो आप कहोगे देखो बी तो है इनसाइड, पी कहाँ है, इनसाइड, और देखो ये है, ये क्या है, करंट की दिशा हुई ना, ये कहाँ हुई, इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, नीचे, फोर्स किधर लगेगा, नीचे। क्लियर है ना, ये इनसाइड में बी है, ये धारा की है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग इधर है तो धारा इधर है, तो फोर्स किधर लग रहा, नीचे। तो इस फोर्स को क्या मैं मान लो, ये मान लू एफ एम मान लू, ठीक है। अब ये एफ एम करेगा क्या, ये एफ एम करेगा क्या, तो आप ही ने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भारी हैं एकदम, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन भारी हैं, और फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ, फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ। तो मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ, तो इस पे फील्ड कौन सी डेवलप हुई, मतलब इस पे चार्ज कौन हुआ, पॉजिटिव, इस पे चार्ज कौन सा हुआ, इस पे चार्ज कौन सा हुआ, पॉजिटिव, इस पे कौन सा हुआ, नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मान लो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन इधर आते तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, मान लो तीन होते तो तीन पॉजिटिव और तीन नेगेटिव, इतनी बात थी। तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पर एक जो विभवांतर है वो क्रिएट नहीं हुआ, विभवांतर क्रिएट हुआ, इसकी सीधी सी मतलब क्या हुआ, देखो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, तो बताओ जो फील्ड होती है वो तो पॉजिटिव से हम लोग नेगेटिव लेते हैं, इतनी बात है, ठीक। और इलेक्ट्रॉनों के लिए फोर्स हम कहाँ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फील्ड यहां से कहाँ आई, यहाँ, तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अपोजिट, वो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, तो ये फोर्स लगा कितना, एफ ई, ठीक। अब अगर किसी टाइम पर ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये फोर्स ये फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए तो देखो इक्विलिब्रियम तब स्थापित होगा जब एफ ई जो है वो एफ एम के बराबर हो जाए। तो यहां अगर मैं एफ ई को बराबर किसके करता हूं, एफ एम की, ठीक है, इतनी बात है। तो एफ ई हमको तो पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है आवेश ई, और फील्ड कितनी है ई, एफ बराबर क्यू इंटू ई से, और देखो ये एफ एम होता है,
है ना। तो आप कहोगे Q डॉट V क्रॉस B होता, है ना। अब मुझे बताओ B तो था इनसाइड और ये थी V, ये थी V, तो बताओ 90 का एंगल हुआ ना, B नीचे और V इधर, V नीचे ये इधर, तो बीच में एंगल कितना 90, तो VB साइन 90 कर दूं तो ये हुआ EE, ये कितना हुआ Q VB और ये साइन 90। ठीक, साइन 90 कितना होता है 1, तो बताओ EE की वैल्यू, अगर Q की वैल्यू यहाँ E रख दूं तो ये E और ये B, इतना आया। तो देखो E से अगर मैंने E को काटा तो E बराबर ये कितना आया V और B। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर मान लो ये लेंथ L है तो सर दूरी के साथ साथ पोटेंशियल में जो चेंज है उसको क्या बोलते हैं हम, विभव प्रवणता, और उसको क्या लेते हैं हम E, उसको क्या लेते हैं हम E। तो E की जगह क्या मैं V अपॉन एल ले लूं, E की जगह क्या मैं V अपॉन एल ले लूं, और V यहाँ क्या है पोटेंशियल, हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ मान लो ये V लिया तो इसको मैं कह देता हूँ वेलोसिटी को छोटू, ठीक है, क्या छोटू, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो E की जगह मैं क्या कर दूं V कैपिटल, और ये कितना है L, बराबर कितना हुआ V और ये कितना B। ठीक, तो बताओ जो पोटेंशियल की वैल्यू आई, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई B V और L। ठीक है, मतलब यदि किसी रॉड को आप V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कराएं तो उस पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और वो होता है B V और L। V वेलोसिटी है, L लेंथ है, और B जो है वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात है, तो ये एक बात ये हुई। ठीक, अब दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या कहता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो रॉड आपने रखी है ये स्ट्रेट सीधी रखी हो, मान लो ये थीटा एंगल पर रखी हो तब। ठीक, तो देखो इसी का दूसरा एक पार्ट है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, मान लो ये है, वो क्या है, मान लो अब हमने ये जो रॉड रखी है ये ऐसे रखी है, ठीक है, ऐसे रखी है। ठीक, और इस बार मैं इसको मूव ऐसे करा रहा हूं। ठीक, तो अब वो कहता है कि यहां पे अगर ये रॉड मान लो ये थीटा एंगल बनाते हुए रखी है, ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए रखी, अब मैं इसको खींच रहा हूं v वेलोसिटी से, तो अब यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसे चेंज होगा ये बताना है हमको। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ कि यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो वो कहोगे सर ये तो है V, ये तो है V, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल दो, तो देखो ये हुआ B, ये वेलोसिटी इधर थी तो हमारी जो धारा की वेलोसिटी होगी वो कहाँ है इधर, तो B इनसाइड, V वेलोसिटी इधर, तो बताओ फोर्स कहाँ लगेगा, अभी भी नीचे, फोर्स कहाँ लगेगा नीचे। तो मैंने बोल दिया कि लो मान लो ये हो गया फोर्स Fm, इतना हुआ फोर्स Fm हुआ। अब आप मुझे ये बताओ कि यहां से इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, तो तुम मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही आ रहे हैं, तो क्यू ई तो यही रहेगा, क्यू इधर तो भागेंगे नहीं, तो क्यू ई तो ऐसे ही रहेगा ना। ठीक है, तो अगर मैं कंपोनेंट करना चाहूं कि मान लो ये थीटा था और एक ये ले लो और एक मान लो ये ले लो, ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक, ये है, तो एफ एम का देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ ना, तो ये कितना बचा, थीटा ही तो बचा।
तो एफ एम का कंपोनेंट अगर मैं इस डायरेक्शन में करूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, आप कहोगे एफ एम साइन थीटा। ठीक, अब बताओ इलेक्ट्रॉन इस रॉड को छोड़ के बाहर तो भाग नहीं जाएगा, तो एफ एम कॉस थीटा का क्या यहाँ यूज होगा कोई, इसको तो तुम नहीं लोगे, इसको लोगे। एफ एम साइन थीटा क्या करने की कोशिश करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने की कोशिश करेगा, और वो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसका मतलब फील्ड वाली चीज हुई, वो कहां से, पॉजिटिव से, और कहां, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये कितना लगा, क्यू ई। ठीक है, ठीक, अब इक्विलिब्रियम में फिर से वही डिसाइड कर लो कि जो क्यू ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, और वो क्या होगा, एफ एम साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे कितना होता है, क्यू ई, ये कितना होता है, क्यू डॉट वी क्रॉस बी, और ये क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो ये हुआ क्यू ई बराबर, ये तो क्यू है, और देखो वी कहाँ है इधर और बी कहाँ है इनसाइड, तो बीच में एंगल कितना है, 90। वी और बी के बीच में एंगल कितना है, 90। तो यहां मैं लूंगा तो ये कितना हुआ, वी बी, और ये साइन 90, और ये है साइन थीटा। समझे, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ क्यू ई कितना आया, क्यू ई कितना आया, तो कहोगे क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, इससे मैंने इसको हटा दिया, तो ये ई कितना निकल के आया, वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये निकल के आया। अब अगर ये निकला तो मैंने फिर कहा आपसे, सर दूरी के साथ साथ पोटेंशियल अगर हम कंसीडर करें तो इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो किसके बराबर होता है, ई के। तो क्या मैं यहाँ ई की वैल्यू v अपॉन एल रख दूं, ये v क्या है, पोटेंशियल, ये v क्या है, वेलोसिटी, इसको क्या मैं छोटू v ले लूं, इसको क्या मैं छोटू ले लूं, ये छोटू, ये छोटू। तो अगर इसको मैंने लिया तो ये कितना हुआ, v अपॉन एल बराबर वी बी साइन थीटा, और ये, ठीक है, फिर मैंने लिया तो इधर कितना आया, v बराबर ये वेलोसिटी, ये l, ये b, और ये साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं अलग। देखो एल साइन थीटा क्या है, एक्चुअल में प्रोजेक्शन यूज होता है यहाँ पे। ठीक, अभी मैं न्यूमेरिकल लूंगा तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन लूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये v बराबर क्या आ गया, वी एल बी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात है। अब देखो इसी का मैं एक लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक, या पहले इसी को लिख लो, ये है बी डॉट एल क्रॉस। ठीक है, ठीक है ना। अब पहले जरा ये आप कर लो, जैसे मैंने कहा ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें लो भैया ये रोड रख दी इस बार मैंने ऐसे। ठीक, इसको हम लोग खींच रहे हैं वी वेलोसिटी से। ठीक है, तो इस पर आपको बताना है कि ये जो इंड्यूस डीएमएफ निकलेगा वो कितना होगा। ठीक, ट्राई करिए। क्या करें इसमें, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी गति कर रहे होंगे, ट्रेन चलती है तो यात्री भी तो चलते हैं। ठीक, तो अब तो मुझे ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक फोर्स महसूस करेगा, और वो फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। तो आप मुझे बताओ बी कहाँ था, इनसाइड,
ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कहाँ थी, इधर, तो करंट किधर बहेगा, उसके विपरीत दिशा में। तो बताओ ये तो हुआ इंड्यूस्ड करंट, ये हुआ बी, तो फोर्स कहाँ काम कर रहा है, नीचे। फोर्स कहाँ काम कर रहा है, नीचे। आपने कह दिया भाई साहब ये फोर्स क्या है, मैग्नेटिक। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब तुम मुझे ये बताओ, अब तुम मुझे ये बताओ, ये अगर एफ एम है तो इसकी डायरेक्शन में इसका घटक कितना होगा, इसका घटक कितना होगा। तो आप कहोगे ये 90 पे है, तो ये एफ एम कॉस 90 हुआ, एफ एम कॉस 90 हुआ। तो कॉस 90 तो दुनिया में जीरो कितनी वैल्यू रखता है, जीरो। कॉस 90 कितना रखता है, जीरो। तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फोर्स का क्या कोई इधर कंपोनेंट होगा, नहीं होगा। जब यहाँ कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है क्या वो इसको इधर खींचने का प्रयास करेगा, क्या वो खींचने का प्रयास करेगा, नहीं। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा, और फोर्स ना होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा इसका मतलब फील्ड नहीं बनेगी, और फील्ड नहीं बनेगी इसका मतलब इसके अलोंग फोर्स ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, नहीं। ठीक, तो कोई भी रॉड अगर इस तरीके से मूव करे, कोई भी रॉड इस तरीके से मूव करे, ठीक, तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, मतलब वो जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब जैसे वो आपसे पूछता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे वो कहता है, ठीक, और वो कहता है सर ये इस बार मैंने ये लूप लिया, इस बार मैंने ये लूप लिया। ठीक है, और ये लूप किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ठीक है, इधर ये लेंथ इसकी कितनी है सर, l, और यहाँ जो जितने मैग्नेटिक फील्ड में ये इनसाइड में है उसको मैं क्या ले लूँ, मान लो x। ठीक, तो अब वो हमसे कह रहा है कि इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करो। देखो ये ऐसे चल रहा, तो जैसे जैसे ये अंदर चलता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है इसके एरिया से, इसके एरिया से चेंज होती चली जाएंगी। जैसे जैसे अंदर जाएगा मैग्नेटिक लाइनें बढ़ती जाएंगी, मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो है वो चेंज होगी तो फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, और उस फ्लक्स को हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कहोगे फाई, और मैग्नेटिक है तो ये एम बराबर क्या होता है, ये बी ए, है ना। यहाँ एम की जगह मैं बी ले लूँ। ठीक है, ये होता है जहां बी और ए के बीच का ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब बीच का एंगल ही तो लेंगे हम। तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बी और ए तो ये cos 90 है ना, देखो एरिया वेक्टर और बी वो तो जीरो है, तो वहां बी ए cos जीरो में ले लूंगा। लेकिन जितना पोर्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितना है उसी के लिए तो फ्लक्स लूंगा, उसी के लिए तो फ्लक्स लूंगा। तो मान लो मैंने जो छोटा सा फ्लक्स लिया इसके लिए, वो फ्लक्स कितना आया, मान लो ये था फ्लक्स, वो कितना आया, तो आप कहोगे बी तो चेंज नहीं है ना। ए की अगर बात करो तो ये तो लेंथ है, ये लेंथ है, और देखो इसकी चौड़ाई कितनी है, एक्स, कितनी है, तो एल और ये क्या मैं एक्स कर दूं। ठीक है, एल और एक्स कर दूं। अब मुझे पता है कि ई जो है वो क्या होता है, माइनस के डी फाई ओवर डी टी। ठीक, तो यहां मैंने ये लिया, या आप मोड ले लो अभी। ठीक है, इसको मोड ले लो। ठीक, इतना लिया, तो क्या मैं डी अपॉन डी टी बी एल एक्स ले लूं, है ना। अब बताओ बी तो चेंज नहीं हो रहा ना, एल भी चेंज नहीं हो रहा, ये ऐसे ऐसे जा रहा, तो ये एल तो चेंज नहीं हो रहा, तो बी और एल को क्या मैं बाहर निकाल दूं, तो ये तो हुआ बी, ये हुआ एल, और बताओ ये डी एक्स अपॉन डी टी हुआ, हुआ।
तो बताओ बी एल डी एक्स अपॉन डी टी को क्या मैं वी लिख दूं? ये जो विस्थापन की दर है उसको तो मैं वेग बोलता हूं। तो ये क्या हो गया, बी एल, और ये क्या हो गया वी। ठीक, ये कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। अब देखो ये जैसे 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 बढ़ता जाएगा, ध्यान देना, ये लूप जैसे जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ता जाएगा, सपोज करो ये फील्ड बहुत बड़ी है ना, तो जैसे जैसे इनसाइड में बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स हम लोग का क्या है, बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा लूप इस फील्ड में आ जाएगा, तो फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर जैसे जैसे ये बाहर निकलने लगेगा, वो फ्लक्स हम लोग का धीमे 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 घट जाएगा। तो वो ग्राफ पूछता है, वो ग्राफ पूछता है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? आप कहोगे आप कहोगे अगर मैं सीधा सर ये फ्लक्स ले लूं y, और ये ले लूं किससे, टाइम्स, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे आएगा? तो आप कहोगे शुरू में ये फ्लक्स एक कंडीशन तक कैसा आएगा, जब तक ये पूरा इनसाइड में जाएगा, मतलब ये फ्लक्स धीमे 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 बढ़ेगा। फिर जब ये पूरा का पूरा लूप इस बी में ही रहेगा, तो फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस फ्लक्स को क्या मैं ले लूं, कांस्टेंट। और फिर क्या ले लूं, आगे, फिर क्या मैं ले लूं, आगे। तो जैसे ये लूप इधर अंदर गया और फिर बाहर निकल आया, तो ये फ्लक्स है वो क्या हो गया, चेंज। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ, जब ये पूरा इनसाइड धीमे धीमे गया। ये किसके लिए, जब ये फील्ड में था। और ये किसके लिए, जब ये फील्ड से लूप बाहर निकल गया। ठीक, अब वो कहे अगर वो कहे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, आप इसी को जैसे जैसे आप कह रहे हो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलवी है ना, या इसी को मैं मान लो ई बोल देता हूँ अभी। उसके लिए आप ग्राफ का निर्माण करो, उसके लिए कैसा ग्राफ होगा। तो आप कहोगे जो ई है वो माइनस के डी फाई ओवर डी टी होता। ठीक, तो यहाँ ये जो स्लोप ये जो है ये डी फाई अपॉन डी टी ही तो है, तो ये यहाँ क्या है, पॉजिटिव ही तो है। और पॉजिटिव डी फाई अपॉन डी टी के लिए ई क्या होता है, नेगेटिव। ई क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर मैं इसका ड्रॉ करना चाहूँ, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ ये, फिर ये क्या हो गया, ये स्लोप क्या हुआ, कांस्टेंट। तो बताओ यहां से और यहां तक क्या कोई चेंज होगा, नहीं। यहां से यहां तक कोई चेंज होगा नहीं। उसके बाद आप बात करो तो अब ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब ये ईएमएफ क्या हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक। तो ये बन गया टाइम और ईएमएफ के बीच में ग्राफ। ठीक है, ठीक, ये पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। ठीक है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अब एक अगर हम टॉपिक लें, और वो टॉपिक क्या कहें, ठीक है, ये फील्ड है। अभी हम रॉड को ऐसे वेलोसिटी से आगे मूव करा रहे थे, अब हम रॉड को घुमा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये रॉड है, इसको अब इस बार मैंने ओमेगा वेलोसिटी से घुमाया। ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से इस पॉइंट के अराउंड में मैंने घुमाया, तो यहां पे भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा, यहां पे भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा। तो वो पूछता है यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली चीज है, उसके लिए हम लोग क्या व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए बताओ कैसे करेंगे इसको, बताइए। देखो सर, सीधी सी बात है, फ्लक्स हो रहा है चेंज, है ना। और देखो अब इस बार हमने रोटेट कराया, हमने इस बार रोटेट कराया है इसको। ठीक,
तो क्या मैं यहाँ पे वेरिएशन नहीं देख रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पे वेरिएशन नहीं देख रहा हूँ? तो आप एक काम करो, जहां हम वेरिएशन देखेंगे वहां पे हम इंटीग्रल का यूज करेंगे। ठीक, ठीक है। तो तुमसे कहा सर यहां से आप x डिस्टेंस पर एक छोटू सा पार्टिकल काट लो और वो क्या है, dx। ठीक है, ये dx पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट। ये dx पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट। यहां पे पार्टिकल धीमे 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 बढ़ के मैंने यहां काट दिया। ठीक, तो तुम्हें पता है इस छोटे के लिए, इस छोटे के लिए हम अगर e की बात करें या v की बात करें तो वो b कितना निकलता है, b, v और l। अब यहां पे v जो है वो क्या है, b, v, और l मैंने कितना छोटा लिया है, ये dx, इतना लिया, इतना लिया। अब हम क्या करें इसके लिए, bv dx, ये तो हाँ ठीक है। ठीक, तो पूरे को निकालने के लिए क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, पूरे, मान लो यहां dx लिया था मैंने x डिस्टेंस पे और हमको पूरे के लिए चाहिए, तो क्या मैं पूरे के लिए इंटीग्रेट करूं। तो पूरे के लिए मान लो ये आया v, या इसको मैं बोल देता dv, इसको क्या मैं बोल देता dv। ठीक है, छोटा सा ईएमएफ जो किसकी वजह से है, dx की वजह से। तो ये टोटल v आ जाता, ये टोटल v आ जाता। अब b तो भैया ये रहे। ठीक, और अगर इस v की बात करो तो देखो ये रोटेशन कर रहा ना, और रोटेशनल वाली चीज में हम लोग क्या लेते हैं, v बराबर r इंटू ओमेगा, v बराबर r इंटू ओमेगा। और बताओ ये dx कितने सर्कल पर रोटेट कर रहा है, तो x पे ही तो कर रहा, x पे ही तो कर रहा। तो यहां b की जगह r ओमेगा का मैंने रखा, तो ये x हुआ। देखो ये dx कितने पर रोटेट कर रहा था, x पर ही तो कर रहा था, x पर ही तो कर रहा था। तो मैंने यहां क्या लिया, r की जगह क्या लिया, x, और ओमेगा थी इसकी क्या, वेलोसिटी, तो x ओमेगा, और ये क्या हुआ, dx। इसको इंटीग्रेट, तो बताओ b तो है कांस्टेंट, ओमेगा b है कांस्टेंट, ये क्या हुआ x, ये क्या हुआ dx। तो ये कितना हुआ, b ओमेगा, और ये x dx कितना हुआ, तो कहोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो यहां पावर कितनी थी, 1। अब ये वैल्यू लेगा कहां से कहां तक, तो ये वैल्यू लेगा 0 से लेके और फाइनली कहां तक, ये पूरी लेंथ कितनी मानी मैंने, l, पूरी लेंथ कितनी मानी, l। ठीक, तो यहां रख दो, तो b ओमेगा यहां कितना हुआ, l स्क्वायर अपॉन, ठीक है, यही निकल आया क्या, यही क्या निकल आया, इंड्यूस्ड इमेज। ठीक है, इसको क्या लेंगे, b ओमेगा l स्क्वायर अपॉन 2, खत्म। ठीक है, मतलब अगर किसी रॉड को जिसकी लेंथ l हो हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू b ओमेगा l स्क्वायर अपॉन 2 होती है। बात समझ में आई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसी का। अब मैंने ये लिया, अब मैंने जो रॉड ली है बिल्कुल वही रॉड ले ली, लो सर ये रॉड ले ली, और इस बार मैंने उसको इसके पॉइंट मतलब मिड पॉइंट से घुमाया, मतलब यहां से अपना घुमा के यहां से घुमाया, कहां से, मिड पॉइंट से। तो वो कह रहा अब भी तो फ्लक्स हो रहा, चेंज ही तो हो रहा फ्लक्स, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा है तो वो कितनी होगी। ठीक, वो ये पूछ रहा। हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज, सर इस बार आप यहां मिड पॉइंट से एक्स दूरी पर एक छोटा सा पार्टिकल dx ले लो, है ना। और हम जानते हैं छोटे से पार्टिकल के लिए मान लो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो कितना आता है, dv, है ना। और वो क्या होता है, bvl होता है, तो bv, और ये छोटू सा पार्टिकल मैंने कितना लिया है, l की जगह यहां क्या लिया है, dx, यही तो होता। तो अगर मैं पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे के लिए क्या निकल आया, ये v, ये क्या है, याद रखना ये v है ना, ईएमएफ वाली चीज, और ये क्या है, वेलोसिटी वाली चीज, है ना। हमको तो v वेलोसिटी ना देके वो ये कह रहा है कि ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट,
इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा। तो अब v बराबर मैं आर ओमेगा फिर लूंगा, फिर कैसे लूंगा आर होगा, तो ये कहोगे b और v की जगह आर। आर कितना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। और ये आर और ओमेगा की जगह कितना है, ओमेगा, ठीक है। और ये ds, ये वैल्यू। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है कि देखो b और ओमेगा तो चलो भैया बाहर आ गया, यहां क्या हुआ x dx, है ना। लिमिट क्या लें, तो आप कहोगे इस पॉइंट पर हम लोग रोटेट करा रहे हैं ना, इस पॉइंट के पर रोटेट करा रहे हैं, तो यहां से अगर ये पूरी लेंथ l है तो यहां से इतनी लेंथ ये क्या हो जाएगी, माइनस के l/2 नहीं होगी, और इधर की ये क्या हो जाएगी, l/2। मतलब अगर इधर लो तो ये पूरी l है, मिड पॉइंट लोगे तो ये l/2 और ये कितनी हो जाएगी, l/2, ठीक है। तो यहां अगर मैं रखना चाहूं तो ये b ओमेगा, ये कितना हुआ माइनस के l/2, और ये कहां से कहां तक l/2, ये x dx, ठीक, ठीक है। तो इसको मैं अगर करना चाहूं तो ये क्या हुआ b ओमेगा, ये कितना हुआ x² अपॉन 2, ये आया माइनस के l/2 और ये क्या हो जाएगा l/2। हमने फिर इसको कंसीडर किया तो b ओमेगा, ये 2 भी बाहर निकाल दो। अब बताओ l/2 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये कितनी है माइनस के l/2, और फिर मैं इसका क्या कर दूंगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकला b ओमेगा अपॉन 2, ये आया l²/2, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये l²/2, इसने इसको खा लिया, तो ये कितना आ गया 0। यानी कि अगर कोई रॉड हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और उसको उसके सेंट्रल पॉइंट से रोटेट कराएं तो जो ईएमएफ रहता है वो कितना आता है, शून्य। वो कितना आता है, शून्य। बात समझ में आई, ठीक है। तो लूप अगर लें, उसको हम धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में इनसाइड में ले जाएं तो फ्लक्स चेंज होगा, उसका ग्राफ मतलब ई का और टी का ग्राफ, क्लियर। फिर फ्लक्स का और टी का ग्राफ। फिर एक रॉड थी, हमने उसको वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कराया, एक रॉड थी उसको हमने ऐसे मूव कराया, तो उसके लिए जितने भी इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले चीजें थी हमने उसको देख लिया यहां पर। बात समझ में आई। अब देखो इसी का मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसको ट्राई करना आप। करिए। वो कह रहा है एल लंबाई की हमारे पास एक छड़ थी, उसको हमने बी में नियत कोणीय वेग से घुमाया, उसका एक सिरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, तो दोनों सिरों के मध्य प्रेरित ईएमएफ की वैल्यू बताओ। बता दोगे क्या निकली थी अभी, बी ओमेगा l²/2, ठीक। अगर वो कहता कि अब मध्य बिंदु से रोटेट कराए तो क्या होती, 0, ठीक। बी ओमेगा l²/2, करिए। बताइए। एक धात्विक वर्गाकार लूप है, ठीक है, अपने तल में v वेग से इसके तल के लंबवत, है ना, इसके तल के मतलब ये तल है तो इसके तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, ठीक है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, बताओ कहां, बताओ कहां। अब देखो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड कहां थी, डॉट का मतलब कहां है, ये बाहर, है ना।
अगर हम डॉट को बाहर माने और इनको हम इंडिविजुअली लें, मान लो ये ए बी ले लें, फिर ये बी सी ले लें, फिर ये सी डी ले लें और फिर ये डी ए ले लें, तो कहाँ कहाँ पे जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो होगा। ठीक, तो आप मुझे बताओ ए बी के लिए, ए बी के लिए तुम कहोगे मूव कहाँ कर रहा है, यहाँ, मूव कहाँ कर रहा है, यहाँ। तो मैंने बताया था ना, देखो अगर इस डायरेक्शन में ऐसे चलता है, इस डायरेक्शन में ऐसे चलता है, तो क्या फील्ड आती है, फील्ड आती है इस डायरेक्शन में? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगता है, नीचे। कहाँ लगता है, नीचे। तो मैग्नेटिक फोर्स का ये घटक कितना होता है, जीरो। इस वजह से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होता है, डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा मतलब ई की चेंजेस ही नहीं हो रहा, और ई मतलब ई नहीं आ रहा, इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा। तो ए बी पर और सी डी पर तो भैया कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो अब बचा क्या, ए डी पर और बी सी पर, ए डी पर और बी सी पर। तो ए डी और बी सी दोनों में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाना। अब कहोगे मान लो ये बी कहाँ थी, आउटसाइड, तो बी कहाँ हो गई, आउटसाइड। ये अगर इधर रोटेट कर रहा है, देखो ये धात्विक है ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर तो धारा इधर, बी इधर ये इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर, ऊपर। इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आया, ऊपर। तो इस मैग्नेटिक फोर्स का इस डायरेक्शन में तो कोई घटक होगा नहीं, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90, और एफ एम कोस 90 कितना होता है, जीरो। तो इस पर और नीचे इस पर तो कोई भी फोर्स लगेगा नहीं, मतलब ई हो गया नहीं। तो ई कहाँ होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ए डी पर और बी सी इस पर क्या होगा, ई। ठीक है। बताओ। सर एक एल लंबाई की चालक छड़, लंबाई एल है, कंडक्टिंग रॉड है, वी वेग से अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र बी में गति कर रही है। आप प्रतिरोध बता दो। देखो वे, आप कहोगे रॉड कहीं दिख गई और फिर क्या कर रही है, सीधा गति कर रही है ना, सीधा गति कर रही है। तो भैया क्या होता है, बी एल वी, ये क्या होता है ना। अब हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ वी बराबर क्या होता है, आई और आर। ये क्या हो जाएगा, बी एल और ये वी। तो बताओ हमसे पूछ रहा है धारा, तो ये आई निकाल दो, ये कितनी हो जाएगी, बी एल वी अपॉन आर। सही कर रहे हैं क्या ये, हम्म, ठीक है, यही तो होगी। अब जरा ये सोचना आप, क्या ये शून्य होगी। पहले अनुप्रस्थ देखना आप, अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या है अनुप्रस्थ का। ठीक, उसके बाद सोच के बताना कि छड़ में धारा बी एल वी अपॉन आर होगी या शून्य। क्लियर। करिए। सर एक वर्गाकार चालक लूप है जिसकी भुजा की लंबाई एल दी है और प्रतिरोध है कितना, आर। अपने तल में वी वेग से किसी एक भुजा के लंबवत गति कर रहा है। ठीक है, समय एवं स्थान के सापेक्ष अक्षर मतलब बी चेंज नहीं हो रहा, अचर चुंबकीय क्षेत्र बी लूप के लंबवत और भीतर की ओर है। आधा लूप क्षेत्र से बाहर है, लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। ठीक, ये लूप जो है आधा बाहर है आधा अंदर है। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ, यदि मान लो ये होता और ये भी वेलोसिटी से जाता क्षेत्र के अंदर, तब तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता।
तो बताओ ये CD तो बाहर ही है ना, फील्ड में नहीं है, तो क्या यहाँ पे विद्युत वाहक जब बल जनरेट होगा? तो इसको तो आप हटा दो। फिर ये BC लो, तो BC ऐसा है और V वेलोसिटी से ज़्यादा, तो कभी भी क्षैतिज जाएगा तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं आएगा। AD जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने बताया, मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे, तो इसके एलोंग में क्या हो जाएगा, फोर्स 90, और BC और AD पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इस वजह से BC और AD पे तो होगा नहीं। अब बचा क्या, ये CD तो था भैया बाहर, ये BA है अंदर, ये B है क्या, अंदर, और ये रॉड यदि अंदर है और V वेलोसिटी से चल रही हो सीधी, तो हम जानते हैं क्या, BLV होता है, क्या, V। ठीक, तो ये B हो गया। L की लेंथ उसने कितनी दी है, L, और V कितना दिया है, V कितना दिया, V खत्म, कितना हो जाएगा, ठीक है, BLV लूप में BLV, तो ये दिया तो है, देखो ये है BLV, ठीक है। ठीक, तो आज जितने क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन रहे काहे पे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और किसके कारण, गति। अब गति वो रोटेशनल भी हो सकती है और वो सीधी भी हो सकती है, तो उनके क्वेश्चन आप लगाइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम लोगों ने यहाँ देख लिए, जो रिमेनिंग है वो हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो आज रहने देते हैं इतना ही, आगे देखते हैं, ठीक है।